बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये करेले की जो क्रॉप आप लोगों को नज़र आ रही है ये नवंबर काश्त है। नो डाउट ये इस वक्त फ्रूटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी दे रही है, जैसे कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है। लेकिन ये वक्त है करेले को एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर लगाने का। तो आज की इस वीडियो के अंदर करेले को लगाने के साल में कितने सीज़न होते हैं, कौन सा सीज़न आपके लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा कम प्रॉफिटेबल है और किसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है, लगाने का तरीका, उसके ऊपर आने वाली बीमारियां, इंसेक्ट अटैक, ये सारी की सारी एक कंप्लीट वीडियो होगी जो साल के किसी भी हिस्से के अंदर अगर आप लोग देखें तो आप करेले को समझ सकेंगे मुझे इसको कब लगाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह करेले के हवाले से डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली, आप मेरे साथ हैं आयर फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें करेले को लगाने के सीज़न के हवाले से। अगर साल के शुरू से बात करें तो ओपन के अंदर इसका टाइम स्टार्ट होता है फरवरी से। इसको आप मार्च के अंदर हरगिज़ ना लेके जाएं, सेंसिटिव पौधा है। मार्च के अंदर अगर इसकी ग्रोथ पूरी हो चुकी होगी तो चलेगा, वरना प्रॉब्लम्स का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। अब जो लोग ठंडे इलाकों के अंदर रहते हैं वो ये देख लें कि मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की, तो पंजाब में जो टेम्परेचर फरवरी में होता है, आपके इलाके में वो टेम्परेचर जब पहुँच जाए तो आप लोग उस वक्त इसकी काश्त कर सकते हैं। टनल के अंदर इसके 2 सीज़न होते हैं, एक जुलाई और दूसरा नवंबर होता है। अब कुछ लोगों ने जून के अंदर भी इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं, कामयाब हुए हैं, हम कामयाब नहीं होते। ये इलाके का हिसाब होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर वाइट फ्लाई का अटैक कम हो जिस वक्त, जो कि सरगोदा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर 10 जुलाई के बाद होता है, तो हम उस वक्त लगाना प्रेफर करते हैं। नवंबर के अंदर आप लोग इसको लगा सकते हैं। दिसंबर के अंदर ये रिस्की हो जाता है, दिसंबर में ना लगाएं। फिर अगर आपने टनल में ही लगाना है तो जनवरी में लगा लें, दिसंबर के बजाय जनवरी ज़्यादा बेटर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए किस किस्म की ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो याद रखें, जितनी भी सब्ज़ियात होती हैं उनके लिए नरम मैरा ज़मीनें अच्छी होती हैं, जिनके अंदर सख्ती बहुत ज़्यादा ना हो, जिन ज़मीनों के अंदर पानी खड़े होने के मसाइल ज़्यादा ना हो। क्योंकि ये बेल वाली फसल है, इसको आप ज़मीन के ऊपर भी लगा सकते हैं, इसको आप टनल में भी लगा सकते हैं। अब हम अगर बात कर लें कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सीज़न इसका कौन सा होता है, जो ड्यूरेशन भी कम हो और पैसे भी ज़्यादा दे देता है, तो वो ये जुलाई वाला सेगमेंट है। जुलाई के बाद क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में मानसून की वजह से ये सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है, आने वाले टाइम के अंदर इसका रेट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। जुलाई के अंदर लगा हुआ करेला आप लोगों का दिसंबर तक बड़े ही आराम से फ्रूटिंग दे सकता है। लेकिन इसकी शर्त वही है कि अगर आप लोगों ने इसको लगाना है तो आपको एंटी इंसेक्टिसाइड लगाना पड़ेगा। एंटी इंसेक्टिसाइड लगाने के लिए आपको इस किस्म के टनल की ज़रूरत होती है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को और दिखाता हूँ। ये नवंबर का लगा हुआ करेला है और नीचे जौन सा है, एक फसल हम लोग ले चुके हैं। इस वक्त जड़ी बूटियों की बहुतात है, हमने इसको जानबूझ कर ख़त्म नहीं किया। अब आने वाले चंद दिनों के अंदर हम इसके ऊपर पैराक्वाट का स्प्रे करेंगे, जिसकी वजह से इसका नीचे वाली जड़ी बूटियाँ इस तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। अब अगर आप लोगों ने इसको टनल के ऊपर नहीं लगाया हुआ, आपने इसको ज़मीन के ऊपर लगाया हुआ है, बेलें सोचें कि ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई हैं और ये गंद उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो आपका करेला बीमारियों का शिकार होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है इसको टनल के अंदर लगाने का और ज़मीन के ऊपर लगाने का। टनल के ऊपर लगाए हुए करेले की लाइफ जो सी है वो हमेशा ज़्यादा होती है। अब लगाने के तरीके के हवाले से बात कर लें, इसको आप इस किस्म के टनल के ऊपर भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपकी जो दरमियानी जगह होती है वो 12 फुट होती है और हाइट इसकी 7 फुट 6.5 फुट के आसपास होती है। इसमें आप अगर गर्मियों में इसको चला रहे हैं तो 2 लाइनें आप लोगों को लगानी चाहिए, एक लाइन बाहर, एक लाइन इधर। और अगर आप लोग इसको मतलब मानसून से पहले ही ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 4 लाइनें भी लगा सकते हैं, 1, 2 और 2 लाइनें सेंटर के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से आपका करेला जो है वो डबल फ्रूटिंग देता है। लेकिन फिर आपको मानसून के अंदर आके इसको ख़त्म करना पड़ता है। जुलाई के अंदर अगर आप लोग लगा रहे हैं, नवंबर के अंदर अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आपको इसकी 4 लाइनें लगानी चाहिए। फरवरी के अंदर अगर आप लोग इसको लगा रहे हैं टनल के ऊपर तो नीचे कोशिश करें कि बंद गोभी या इस किस्म की कोई क्रॉप लगा लें जो इसको मुतासिर ना करे, और इसकी 2 लाइनें लगाएं, वो ज़्यादा लंबा अर्सा तक चलती हैं। अब क्योंकि इसके पाइप का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको बांस के ऊपर भी लगाया जा सकता है, जिसके लिए 1 एकड़ के अंदर 800 के करीब बांस लगते हैं। और बांस की मोटाई नीचे से 3 से 4 इंच होनी चाहिए, ऊपर से जाके 2 इंच हो, तो वो बांस आपका 2 साल तक आपको काम दे सकता है। ज़मीन के हवाले से हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वैरायटीज़ के बारे में। तो वैरायटीज़ के अंदर अगर आप लोग नवंबर काश्त के अंदर जा रहे हैं तो BG13 और जबल, ये 2 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो नवंबर के अंदर कामयाब होती हैं। फरवरी के अंदर जो वैरायटीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं उनके अंदर एक चार्लस है, पाशा है, फाइटर है, उसके अलावा बॉक्सर के नाम से IGS की एक वैरायटी है, वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा युक्सल का कोसार काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। उनकी एक वैरायटी है टार्जन, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसके ऊपर बीमारियों के अटैक भी उतने ही ज़्यादा आते हैं।
तो ये वैराइटीज़ टॉप की हैं जिनको आप लोग लगा सकते हैं। हाँ, ये जो सेगमेंट इस वक्त चल रहा है इसके अंदर आप बॉक्सर भी लगा सकते हैं, इस वक्त आप चार्लेस भी लगा सकते हैं और आप फाइटर भी लगा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जुलाई के अंदर इंसेक्ट नेट की काश की। अगर आपने इसको ज़मीन के ऊपर लगाना है तो आपका बेड साइज़ 8 फुट का होना चाहिए। अगर आप लोगों ने इसको टनल के अंदर बांस के ऊपर लगाना है तो आपका बेड साइज़ 5 फुट होना चाहिए। टनल के अंदर लगाना है तो वो एकड़ के अंदर आपके 14 नॉर्मली 14 टनल जोन से हैं वो आपके 1 एकड़ के अंदर लग जाते हैं। ज़मीन की तैयारी के हवाले से अगर हम लोग बात कर लें तो इसकी ज़मीन की तैयारी बिल्कुल बाकी सब्जियों की तरह होती है। अगर आपकी ज़मीन नरम मैरा है तो आपको उसके अंदर 2 दफ़ा हल चलाना है, रूटावेटर मारना है, फिर 2 दफ़ा हल चलाना है और रूटावेटर मारना है। इससे आपकी ज़मीन बिल्कुल तैयार हो चुकी होती है। लेकिन क्योंकि हर जगह पे ज़मीन के टेक्सचर का फ़र्क होता है तो एक बेसिक फार्मूला आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़मीन जो तैयार करनी है वो बिल्कुल पाउडर नहीं करनी। उससे ज़मीन के मसाम पानी लगने के बाद बंद हो जाते हैं। आपको उसके अंदर हल्की फुल्की रोड़ी छोड़नी होती है ताकि ज़मीन के मसाम खुले रहें। मैंने जो देखा इसकी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर अगर काश की जाए तो वो बहुत बेटर रहता है, लेकिन आप इसको फ्लड इरिगेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं। पौधे से पौधा फासला अगर आप लोग टनल के अंदर लगा रहे हैं तो मिनिमम 2 फुट आप लोगों को रखना चाहिए। बाज़ वैराइटीज़ के अंदर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप 3 फुट के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन ये मतलब मैटर करता है कि आप लोगों ने इसको किस मौसम के अंदर काश किया। अगर आप लोग इसको फरवरी के अंदर काश कर रहे हैं फिर तो 2-2.5 फुट से 3 फुट से कम आपको हरगिज़ नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लोग इसको जुलाई के अंदर काश कर रहे हैं तो फिर मेरी सजेशन ये होती है कि आप लोग इसको 1.5 फुट के फासले पे लगाएं। नवंबर के अंदर लगा रहे हैं तब भी मेरी यही सजेशन होती है कि आप इसको 1.5 फुट के फासले पे लगाएं, क्योंकि ये दोनों टाइम जो मार्केट की तेज़ी है उसको कैप्चर करने के लिए होते हैं। ऐसे में हमें पौधों की तादाद ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि पौधों की ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। बाद में जब पौधे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं तो आप एक पौधा छोड़ के एक पौधे को काट भी सकते हैं। ज़मीन की तैयारी के अंदर कौन सी खाद डालनी चाहिए ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसी की बुनियाद के ऊपर आपकी फसल लंबी चलती है या शॉर्ट चलती है। हम जो लोग नवंबर के अंदर या फरवरी में लगाते हैं हम उसके अंदर मुर्गी खाने की रूढ़ी डालते हैं। अगर आपके यहाँ वो अवेलेबल नहीं है तो कम से कम 2 बैग DAP, मैक्सिमम 3 बैग DAP फ़ी एकड़ आप लोगों को ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि ये एक लंबी चलने वाली फसल है। अगर आप लोग इसको जुलाई में जाकर लगा रहे हैं तो फिर आप लोग 2 बैग DAP से अपना गुजारा कर सकते हैं। उसके अलावा ज़मीन की तैयारी के अंदर अगर आप लोग सल्फ़र डाल लें, जिसके अंदर फर्टी NS सवाद एग्रो का बहुत अच्छा है और सस्ता है, 10 किलोग्राम की थैली होती है, वो आप लोग डाल लें तो ज़मीन के अंदर आने वाले मसाइल का सामना कम से कम करना पड़ता है। दूसरी एहतियात जो आप लोगों को बताऊंगा वो शुरू से ही आपके पौधे की जड़ों को बचाएगी, वो है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल। ये किस्म की फंगस है जो फंगस को किल करती है। इसका कल्चर भी बना सकते हैं या पैकेट्स वगैरह वैसे भी आप लोग फ्लड कर सकते हैं। इससे आपकी रूट को आने वाले फंगस के जितने भी मसाइल हैं जिनकी वजह से आपका पौधा खड़ा खड़ा सूखने लग जाता है, पिलाहट आ जाती है, समझ नहीं आती कि पौधे को क्या प्रॉब्लम है, वो ज़्यादातर मसाइल क्योंकि जड़ की तरफ से आ रहे होते हैं। तो ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल की वजह से आप लोगों के पौधे इन शुरुआती बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। इस किस्म की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या पाकिस्तान के अंदर मिलने वाले जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, उनकी सारी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने आपकी सहूलत के लिए irfarm.com के ऊपर लिस्ट कर दी हैं। आप वहां जाके ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें आपके घर पहुंचाई जाती हैं ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू, और मज़े की बात कि वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं आपके इलाके की निस्बत। अगली चीज़ आ जाती है कि बाद में इसके अंदर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल क्या होना चाहिए। तो देखें, पौधे की 2 स्टेजेस हैं, एक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और एक फ्रूटिंग ग्रोथ होती है। आप लोगों ने देखना है कि आपका पौधा अगर वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं कर रहा, शुरुआती स्टेज जो 1.5 महीना होता है, तो उसके अंदर आप लोगों को नाइट्रोजन और फास्फोरस का बैलेंस इस्तेमाल करना है और पोटाश का कम इस्तेमाल करना है। जब आपका पौधा 40 दिन का हो जाएगा तो फिर आपको पोटाश और फास्फोरस का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करना है। इसके अंदर मार्केट में बहुत सारे फार्मूले अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है मौसम कैसा है, फसल की ग्रोथ कैसी है, उसके हिसाब से हम लोग आपको मशवरा देते हैं। तो हमारा जो नीचे दिया गया नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट करके अगर आपकी फसल को कोई भी मसला है या ग्रोथ नहीं कर रहा, फ्रूटिंग नहीं कर रहा, तो मशवरा करें। हमारी टीम उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करेगी। इसका कोई जर्नल फार्मूला नहीं दिया जा सकता कि आप लोग ये कर लें तो आपकी फसल ठीक ही रहेगी। ये मौसम और फसल की स्टेजेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ज़्यादातर करेले को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो करेले के अंदर ज़्यादातर 2 किस्म के मसाइल आते हैं। एक इंसेक्ट अटैक आता है जिसके अंदर सबसे बड़ा अटैक फ्रूट फ्लाई और वाइट फ्लाई का होता है। दूसरा अटैक इसके ऊपर डाउनी मिल्ड्यू का आ जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू का थोड़ा सा कम आता है, डाउनी मिल्ड्यू का थोड़ा सा ज़्यादा अटैक आता है। उसके अलावा इसके ऊपर एंथ्राकनोज का अटैक काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इनके लिए बड़े सस्ते से प्रोडक्ट आप लोगों को आज बताऊँगा। इसके ऊपर नॉर्मली जो स्प्रे का शेड्यूल होता है वो 5 से 6 दिन के अंदर होता है। जो भी लोग 5 से 6 दिन के अंदर स्प्रेज करते रहते हैं उनकी क्रॉप नॉर्मली इस किस्म की चीज़ों से महफूज रहती है। तो इसका
जो दो बड़े दुश्मन हैं फ्रूट फ्लाई और वाइट फ्लाई, इनके लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल आप लोगों को करनी चाहिए। फ्रूट फ्लाई के लिए आप लोग अगर स्वात एग्रो की डेनाडम का स्प्रे तकरीबन 5-6 दिन के अंदर एक बार करते रहें तो आपकी फसल एफिड, जेसिड और फ्रूट फ्लाई से महफूज हो जाती है। लेकिन ये चीज़ वाइट फ्लाई के ऊपर उस लेवल का असर नहीं करती। तो वाइट फ्लाई के लिए जो दो बड़े ही अच्छे प्रोडक्ट हैं वो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ। एक है जाफर कंपनी की मतोई और दूसरा है हबल। मतोई क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है, इसकी वजह से आप इसको बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते। हबल जो सी है वो उससे हाफ़ कीमत के अंदर, लेकिन रिजल्ट उसके बराबर होता है। तो आप कभी मतोई का स्प्रे कर लें और कभी हबल का स्प्रे कर लें, तो उससे इंशाल्लाह आपकी फसल जो सी है वो वाइट फ्लाई के अटैक से महफूज रहेगी। उसके अलावा एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि वाइट फ्लाई जब कंट्रोल हो उसके बाद अगर आप लोग स्प्रे करते रहें तो वो उसको कॉलोनियाँ बनाने नहीं देती। और क्योंकि वो ऑर्गेनिक है तो उसका फसल के ऊपर किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं होता। उसका नाम है नयाब इको। वो 1 से 2 लीटर अगर 5वें-6ठे दिन आप लोग स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल हर किस्म की सुंडियों से, हर किस्म के इंसेक्ट से महफूज रहते हैं। पौधे के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसकी वजह से इंसेक्ट उसको नुकसान नहीं दे पाता। डाउनी की अगर हम बात करें, पाउडर की अगर हम बात करें और उसके अलावा एंथ्राक्नोज की अगर हम लोग बात करें तो उनके अंदर जो स्प्रे हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ तो कॉपर बेस्ड होनी चाहिए आपकी। मसलन 2 स्प्रेज के बाद एक स्प्रे आप कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट का लाजमी कराएं। उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी हो सकती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है, जिसमें चैम्पियन आ जाता है, स्वात एग्रो की एयर1 आ जाती है। एयर1 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा अगर पाउडरी का अटैक है तो उसमें आप बायर कंपनी की इलियट का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके डाउनी का अटैक है तो जो नया सवेरा की एमिस्टार टॉप है और उसके अलावा तारा ग्रुप की रंबल है और एंथ्राक्नोज के लिए ऑर्थोडॉक्स के नाम से एक प्रोडक्ट है। ये मुख्तलिफ फंजीसाइड मैंने आप लोगों को बताए, इनके कॉम्बिनेशन आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फसल फंगस से भी बिल्कुल महफूज रहेगी। अच्छा, अब इसके अंदर और भी छोटी मोटी बीमारियां आ जाती हैं जिनको देख कर बताया जा सकता है कि आपकी फसल को किस किस्म का प्रॉब्लम है। तो अगर प्रॉब्लम आपकी समझ में नहीं आ रहा, जो बताए गए स्प्रे हैं उनकी वजह से वो मामला हल नहीं हो रहे, तो वीडियो या तस्वीर बनाएं और नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको गाइड करें ताकि आप लोग इस बीमारी से जल्द अज जल्द निकल सकें। अब ये बेसिक इसकी मालूमात थी, मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर सारी चीज़ें कवर अप कर लूँ। अच्छा, इसके अंदर एक मसला और आता है कि बाज़ औक़ात आपका फ्रूट अबॉर्शन शुरू कर देता है। फ्रूट अबॉर्शन की 2 वजूहात होती हैं कि छोटा सा कैप्सूल होगा, पीला होकर गिर जाएगा, या तो वो गर्मी के स्ट्रेस की वजह से होता है कि गर्मी बहुत शदीद हो गई, पौधों की पोलिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। उसके लिए आप सिलिकॉन और कैल्शियम बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं जिसमें सिलिकैल्शियम है स्वाद एग्रो का और ये कैल्शियम एक्स के नाम से प्रोडक्ट है IGS का, ये दोनों का स्प्रे अगर आप 10 दिन में एक बार करते रहें तो इंशाल्लाह आपकी फसल हीट स्ट्रेस से महफूज रहती है। दूसरी चीज़ होती है कि पौधे ने फल बहुत ज़्यादा ले लिया, अब वो उससे उतना उठा नहीं पा रहा, उतना डेवलप नहीं कर पा रहा, तो उस वक्त आपको अपनी फर्टिलाइज़र डोजेस बढ़ानी है। तो इस किस्म के जो भी मसले आते हैं वो आप हमारी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी फसल के अकॉर्डिंग आप लोगों को मशवरा देंगे। तो उम्मीद है करेले की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको मिल चुकी होगी। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया है कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके उस मसले का भी जवाब दें। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।